गुड मॉर्निंग क्लास। हेलो, मॉर्निंग क्लास। ऑडिबल है? ओके, विजिबल है? ओके, गुड। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने जो सीखा था उसके आगे की बात आज करते हैं। सो थर्ड यूनिट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और थर्ड यूनिट में हमने क्या क्या समझ लिया। सबसे पहली बात हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ ली। उसके उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देख लिए, कुछ क्वेश्चन समझने की कोशिश की। उसके बाद हम लोगों ने क्लोजर को कंप्यूट करना सीखा। क्लोजर कंप्यूट करने के लिए पहले ही हम 6 रूल सीख चुके थे, जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग रूल थे। और उसके बाद कल हम लोगों ने क्लोजर कंप्यूट किया था और क्लोजर कंप्यूट करने के बाद हम लोगों ने एक और नई चीज सीखी थी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी से हम लोग कैसे कोई कैंडिडेट की पता कर सकते हैं। मतलब आपको रिलेशन दिया रहेगा, सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी रहेगी और आपसे पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर सेट का इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के बेसिस पर कैंडिडेट की क्या हो सकता है। ठीक है, मतलब रिलेशन दिया हुआ है, उसके साथ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए इसका कैंडिडेट की क्या है इस रिलेशन का, तो आपको वो पॉइंट आउट करना। ठीक, आइए देखते हैं कैसे हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। अभी आज सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, कल थोड़े से और टफ करेंगे, बट आज थोड़े से सिंपल क्वेश्चन करेंगे ताकि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, किसी ने क्वेश्चन भी पूछा। अच्छा, एक और बात, कई बच्चे पूछ रहे थे जो टास्क था नेक्स्ट वाला बोर्ड सेलर वाला, तो उसमें लिखा भले है कि क्रिएट डेटाबेस, बट ओरेकल में डेटाबेस बनाने में शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आए। जीयूआई जाके बनाएंगे तो ठीक बन जाएगा। तो आप क्या करिए, जैसे अभी तक आपने एम्प्लॉय वाले डेटाबेस के लिए किया था, आपने एम्प्लॉय वाले डेटाबेस के लिए क्या किया था, अलग अलग टेबल बना दी थी और उन टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया था, तो वो डीबीएमएस मतलब डेटाबेस की तरह काम कर रहे थे। तो वही काम यहाँ भी करिएगा, तीनों टेबल बना दीजिए और उसके बाद जैसा उसमें कहा जा रहा है प्राइमरी और फॉरेन की ऐड करने के लिए, वो ऐड कर दीजिए, खत्म बात। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आइए, तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट आगे के। सो ये सी वाला हो गया था, इसके आगे की बात करते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी थी, इसमें हम लोगों ने सब पूछा था आपसे। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दूं शायद। हाँ, ये इस क्वेश्चन में मैंने आपसे ये पूछा था कि इसमें प्राइम एट्रीब्यूट, इसेंशियल एट्रीब्यूट कौन है और नॉन इसेंशियल कौन है। तो आपने देख के बता दिया था कि इसेंशियल कौन सा होगा। इसेंशियल होगा जो राइट हैंड साइड पर नहीं है। बात को ध्यान में रखना, ये मत बोलना कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे है। बात समझिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ जो राइट हैंड साइड पर नहीं है वो क्या होता है आपका इसेंशियल। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि सीई जो है वो इसेंशियल इसका एट्रीब्यूट था। तो कैंडिडेट की पता करने के प्रोसेस में सबसे पहली चीज क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, कैंडिडेट की पता करने के प्रोसेस में सबसे पहली चीज है कि सबसे पहले आप इसेंशियल की को पता करिए और इसेंशियल की पता करने के बाद आप सबसे पहले इसेंशियल की का, इसेंशियल एट्रीब्यूट का क्लोजर पता करिए। और क्लोजर पता करने के बाद अगर वो सारे के सारे अदर एट्रीब्यूट को इंक्लूडिंग इटसेल्फ तो करेगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। अगर डिटरमाइन कर पा रहा है तो हम बोल देंगे की है। और अगर ऐसा नहीं होता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर ऐसा नहीं होता, जैसे अब यहाँ पे बात सी आपका क्या था, सी आपका इसेंशियल एट्रीब्यूट था, बट सी का अगर क्लोजर निकालो और लेट अस सपोज कि वो आपका नहीं फाइंड आउट कर रहा है। किसको नहीं फाइंड आउट कर रहा है, आपके लेट अस सपोज जितने मतलब जितने भी अदर कॉलम्स हैं उनको फाइंड आउट नहीं कर रहा, उनको डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है। सी के क्लोजर में सारे के सारे एट्रीब्यूट नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इतने आपको बताया, उस केस में हमें करना ये पड़ता है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, ऑडिबल है? हेलो। तो मैंने आपसे बात कही जैसे कि अगर आप जो पहले इसेंशियल एट्रीब्यूट निकाल देंगे, इसेंशियल एट्रीब्यूट का क्लोजर कंप्यूट करने पर अगर सारे के सारे कॉलम को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना इस बात को, यही इंपॉर्टेंट है। फर्दर आपको ये करना पड़ेगा कि जैसे मान लो अब मैं इसमें से बात करूं कि मैं ये वाली डिपेंडेंसी हटाने जा रहा हूं, लेट अस सपोज ए एफ,
ई टू बी कर, चलो अभी देख लेते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सीई हमारा, सीई जो है हमारा वो इसका कैंडिडेट की नहीं बन पाता, मतलब सीई का अगर आपने क्लोजर निकाला और वो सारे के सारे उनको डिटरमाइन नहीं कर पा रहा जो रेस्ट ऑफ द कॉलम है, तो हम क्या करते हैं, सी के साथ जितने बचे हुए हैं, ध्यान से सुनो बेटा, जितने लोग बचे हुए हैं उनका कॉम्बिनेशन बना के, उनका कॉम्बिनेशन मतलब क्या, सी के साथ ए को चेक करें, फिर सी के साथ बी को चेक करें, फिर सी के साथ सी को चेक करें, फिर सी के साथ मतलब सी को कैसे, सी तो है ही है, डी को चेक करें, सी के साथ एफ को चेक करें। ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमको चेक करने पड़ेंगे अगर हमारा सीई कैंडिडेट की नहीं होता है। क्लियर है बात, मेरी बात समझ में आ गई? अभी करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग पहले वही एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर सीई जो है हमारा, ठीक, सीई जो है वो नहीं होता तब, ये क्वेश्चन देखिए, आप खुद बताएंगे इसका आंसर अभी। क्वेश्चन देखो बेटा, ध्यान से देखो, रिलेशन R हैज 8 एट्रीब्यूट A B C D E F G, फील्ड R कंटेन ओनली एटॉमिक वैल्यू, वो तो बात अभी क्या है, एटॉमिक वाली बात बता देंगे आपको, ठीक। ये आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है, क्या क्या दी है, आओ जरा सा देख लो, यहाँ से मैं इसको एंटर प्रेस कर दूं ताकि एक बार में दिख जाए आपको। ये है आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी, चाहे तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग ताकि इजी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। बस एक सेकेंड, मैं इसलिए एंटर इसलिए प्रेस कर रहा हूं ताकि आप इजिली देख सकें कि राइट हैंड साइड पे कौन नहीं है, ठीक। तो ये आपको दी है फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट, ये दिया हुआ है, ठीक, दिख रहा होगा अच्छे से, दीज आर द फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब हमको जल्दी से ये बताओ कि इसमें से तुम्हारे पास जो आर दिया हुआ है, आर क्या दिया हुआ है, आर आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो कंप्लीट आर है उसमें क्या क्या है, उसमें आपका ये है, ऊपर देखो लिखा हुआ था ABCDEFG करके कुछ ऐसा, ये ABCDEFGH, कंट्रोल सी में कर दे रहा हूं और मैंने यहां पर इसको पेस्ट कर दिया। तो अब जल्दी से मुझे बताओ इसेंशियल कौन होगा और नॉन इसेंशियल कौन होगा। तो आप मुझे केवल इसेंशियल की बता दें, हु इज द इसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन हैविंग दीज फंक्शनल डिपेंडेंसी, विच इज द इसेंशियल एट्रीब्यूट। देखूं क्या बताते हैं लोग, जल्दी बताइए भाई, ये है स्क्रीन पे, क्वाइट इजी, यू हैव टू ओनली टेल डी, वेरी गुड, मोस्टली लोगों ने बता दिया डी, कुछ करना ही नहीं है इसमें, वेरी गुड वाली कोई बात ही नहीं है, दिख रहा है राइट हैंड साइड पे जो नहीं है डी। सो अब जल्दी से चेक करो डी का क्लोजर कंप्यूट करके, इज डी द एबल टू डिटरमाइन ऑल द कॉलम्स ऑफ द टेबल, डी से सब कुछ मिल रहा है क्या, जल्दी कंप्यूट करो, सॉल्यूशन है यहाँ पे बट मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। सो इफ यू कंप्यूट डी का क्लोजर, चलो मैं यही करता हूँ ताकि आपके सामने दिख जाए कि हम लोग कैसे डी का क्लोजर कंप्यूट करते हैं। सो हियर आई एम हैविंग विद डी, और डी पे मैं प्लस कंप्यूट कर रहा हूँ तो प्लस लिख दिया, ऊपर लिख सकते हैं, उसमें सबस्क्रिप्ट होता है बट नहीं लिख रहा है। सो डी के लिए देखो, सबसे पहले डी के लिए कहाँ पहुंच सकते हैं, डी से डी पे, ठीक, डी से और कहीं पहुंच सकते हैं क्या, अरे डी से तो कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे हैं लग रहा है मुझे, डी से तो हम लोग कहीं पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो खत्म बात, तो कहीं पहुंचने की बात तो छोड़ो, कहीं पे भी नहीं पहुंच पा रहे, डी से केवल डी पे ही है, तो डी हमारा नहीं हो पा रहा। तो उस केस में करना क्या है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, उस केस में करना यह है कि जितने लोग अब बच रहे हैं, जितने लोग बच रहे हैं, कौन बच रहे हैं, जैसे हमारे पास बच रहा है ABCEFG और H, तो आपको बारी बारी से, बात को ध्यान से सुनो बेटा, D के साथ आपको एक बार A का, एक बार B का, एक बार E का, एक बार F का, एक बार G का और H का, G और H का नहीं आ रहा है, तो हमको ये कंप्यूट करना पड़ेगा कि क्या ए डी के साथ मिलकर कैंडिडेट की बना रहा है, या बी डी के साथ मिलकर कैंडिडेट की बना रहा है, या ई डी के साथ मिलकर, या एफ डी के साथ मिलकर। मतलब कहने का क्या है, देखो प्राइम जो कैंडिडेट की होगी उसमें इसेंशियल एट्रीब्यूट तो जरूर होगा, तो इसेंशियल एट्रीब्यूट तो है ही है, बट उसके साथ अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक एट्रीब्यूट रख के हमें ये कंप्यूट करना पड़ेगा कि क्या ये इस बात के लिए एबल है कि ये सारे जितने अदर कॉलम हैं उनको फंक्शनली डिटरमाइन कर पाए। बात तो समझ रहे हैं? अच्छा, अगर मान लो ये एडी भी ना कर पाता तो क्या करना पड़ता, फिर हमको दो कॉम्बिनेशन लेके बनाना, चेक करना पड़ता, ए बी डी, ए सी डी, ए एफ डी, ए जी डी, ए एस सी डी,
बात समझ गए आप? तो इस तरीके से हमको कंप्यूट करना पड़ता है। मैं आपको केवल अभी कंसेप्ट बता रहा हूँ, ढेर सारे क्वेश्चंस पे हम लोग करेंगे, बट मैं बेसिकली अभी मेरा मोटो ये था कि आप लोग क्वेश्चन समझें। तो डी क्योंकि हमारा फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, डी हमारा फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि आगे अब हमें उसका कॉम्बिनेशन बना के चेक करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर केवल थीम समझना है, आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइए कि सर एडी भी नहीं मिला, बीडी भी नहीं मिला, तो क्या करेंगे। क्लियर है? वो मैं आपको क्वेश्चन में एग्जैक्टली करके दिखाऊंगा कि कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बेसिकली मैं बनाऊंगा कॉम्बिनेशन, बट ऐसे अगर आप शायद अपने से करना शुरू करें तो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन हम लोग बात समझ लेंगे, उसके बेस पे करेंगे। फिलहाल मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर आपका डी अकेले नहीं कंप्यूट कर पा रहा है तो आप जितने बाकी के हैं उनको चेक करेंगे, ए डी बी डी सी डी एफ डी। पहले एक एक एट्रीब्यूट चेक करके ऐड करके चेक करेंगे, एक एक भी नहीं कर पाएगा तो दो दो एट्रीब्यूट चेक करके करेंगे, ठीक है, मतलब ऐड करके चेक करेंगे। तो ए डी प्लस क्या हो गया आर, बी डी प्लस भी आर मिल रहा है, देखो ए डी आर मिल रहा है, क्या हो जरा देख लें, ए डी से आर मिल रहा है, अगर ए डी का कंप्यूट करते हैं तो आइए, सो ए और डी। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि अगर मान लो ए से हम लोग सब जगह तो पहुंच जा रहे हैं, डी डी क्यों रखा गया, इसेंशियल डी इसलिए रखा गया क्योंकि डी से डी तक तो किसी से भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो डी को तो हमें रखना ही पड़ेगा। बट उसके साथ अगर ए को रख दें तो क्या हम बाकी तक पहुंच पा रहे हैं? तो आइए जरा सा चेक करें। तो अगर मैं इसका कंप्यूट करूं तो क्या आएगा, ए आएगा, ए आएगा, डी आएगा, और क्या आएगा, ए से बी सी आ सकता है, बी सी आ गया। अब ए बी सी डी इतनी चीजें हैं, ए बी से क्या आ सकता है, सी एफ एच आ सकता है, सी ऑलरेडी है, एफ और एच आ गया। क्लियर है? आगे बात करें, ई से ई आ चुका है, यहाँ पर नहीं ई नहीं आया, एफ आ चुका है, तो ई से एफ से क्या आ जाएगा, ई जी, लास्ट वाला जो लिखा हुआ है ई जी आ गया। नेक्स्ट ई से क्या आ सकता है, ए आ सकता है, ई से ऑलरेडी ए आया हुआ है, तो ए बी सी डी ई एफ एच, तो डी ऑलरेडी है तो डी हम लोग वो भी रख चुके हैं। तो आप देख रहे होंगे कि पूरे 8 के 8 3 3 6 2 8, एडी से हमें चारों सब के सब मिल गए। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, नहीं तो हम लोग आगे चलें। मैं जो बताना चाह रहा था वो बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक, कि डी के साथ हमें कॉम्बिनेशन लेके इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन हम लोग अभी आगे सॉल्व करेंगे, ठीक, क्लियर, ओके। और लोग भी बता दें भाई, डाउट हो तो, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर देखो, ये कुछ क्वेश्चन आजकल पूछने लगे हैं तो इसलिए मैं इन्हें लेके आया हूं कि आपको कैंडिडेट की एक बार मिल गई, बात को ध्यान से सुनना बेटा, ठीक। कैंडिडेट की कैसे कैलकुलेट करनी है वो बात हम लोग समझ लिए हैं। क्या पहले तो इसेंशियल देखना है, इसेंशियल अगर मीट हो जा रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं कि वहां पर आपका कैंडिडेट की होगी। अच्छा अब कितनी कैंडिडेट की होगी, कितनी सुपर की होगी, ये सब भी हम लोग अभी डिसाइड करेंगे। कैंडिडेट की कौन सी होती है, कैंडिडेट की वो होती है जो मिनिमल सबसेट होता है सुपर की का, उसको हम लोग कैंडिडेट की बोलते हैं। अच्छा साहब ये बात हो गई। समझने वाली बात ये है, ये देखिए कि केवल सीई जो इसेंशियल है, ध्यान से सुनना बेटा और ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो इसेंशियल का एट्रीब्यूट है, जो इसेंशियल एट्रीब्यूट है, अगर केवल उससे हम लोग फंक्शनली डिटरमाइन कर पा रहे हैं, अगर केवल उससे हम लोग फंक्शनली डिटरमाइन कर पा रहे हैं पूरे सेट को, तो केवल और केवल सी, मतलब जिसमें जिसमें इसेंशियल है वही हमारा क्या होगा, वही हमारा कैंडिडेट की होगा। क्लियर है बात? जैसे नीचे वाले केस में क्या था, नीचे वाले केस में डी तुम्हारा इसेंशियल तो था, बट डी के साथ ए को ऐड करके, बी को ऐड करके, सी को ऐड करके और डी ई को ऐड करके, चार को ऐड करके हमने देखा कि ये चार के चारों आपके कैंडिडेट की हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एडी एक कैंडिडेट की हो सकती है, बीडी एक कैंडिडेट की हो सकती है। क्लियर? क्योंकि इसका कोई सबसेट, जैसे एडी या बीडी का कोई सबसेट है तो अकेला ए अकेला डी किसी को डिटरमाइन कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। क्लियर होगी बात? मेरी बात कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। कहने का बस इतना सा मतलब है मेरा कि कैंडिडेट की जो है आपने कंप्यूट की है, अगर वो इसेंशियल वाली आ गई है तो अच्छी बात है। अभी तक हम लोग केवल इतनी बात समझे हैं। तो यहाँ पर इसेंशियल सीई था, सीई को हमने कंप्यूट कर लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सुपर की कितनी होगी। आपको एक चीज पता चल गई कि जो कैंडिडेट की है तुम्हारी वो सीई है। कल वाले क्वेश्चन के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो आपका कैंडिडेट की है वो क्या है, आपका सीई, ठीक। अब इसके आगे हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि सुपर की कितनी होंगी इसमें। तो देखो कितनी बढ़िया बात है, आप समझने की कोशिश करिएगा इसको, कि हम लोग के पास टोटल यहाँ पर 6 एट्रीब्यूट थे। यहाँ पर हम लोग के पास टोटल 6 एट्रीब्यूट थे, ए बी सी डी ई एफ, जिसमें से 2 कौन कौन सी, सी और ई। ये आपने बोल दिया कि ये तो की में होंगी ही होंगी, सी और ई, ये ठीक। ये आपने बोल दिया कि आपके कैंडिडेट की में ये तो होगा ही होगा। अब याद करो सुपर की डेफिनेशन क्या होती है। सुपर की वो होती है जिसमें कैंडिडेट की तो हो, कैंडिडेट के साथ अगर तुम कोई और एक और ऐड कर दो,
एट्रीब्यूट को तो उसको भी सुपर की बोला जाता है। मतलब जैसे रोल नंबर के साथ अगर तुम नेम रख दो तो उसको सुपर की बोलते हैं। ये बात तो सही है। तो सीई जो है वो इस टेबल की कैंडिडेट की है। ध्यान से सुनो, सी इस टेबल की अगर कैंडिडेट की है तो 4 इसके बच रहे हैं एट्रीब्यूट, 4 एट्रीब्यूट बच रहे हैं। तो क्या हो सकता है अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं सोचूं सुपर की क्या क्या हो सकता है। तो सुपर की हो सकता है सी है, जैसे तो सी के साथ अगर तुमने ए को ऐड कर दिया ये भी होगा, सी के साथ तुमने बी को ऐड कर दिया ये भी एक सुपर की होगा, सी के साथ तुमने डी को ऐड कर दिया ये भी एक सुपर की होगा, सी के साथ तुमने एफ को ऐड कर दिया ये भी एक सुपर की होगा। नेक्स्ट सी के साथ मान लो तुमने ए भी ऐड कर दिया, अगेन ये सुपर की होगा। तो बात को समझिएगा कि सीई तो रहेगा लेकिन जो बाकी के 4 बच रहे हैं उनमें 2 पॉसिबिलिटी है। देखिए तो आपको शायद ज्यादा बात समझ में आ जाएगी। नंबर ऑफ सुपर की पता करने के लिए मैंने आपसे कहा देखो 2 तो रहेंगे ही रहेंगे, सीई तो रहेगी। अब हमारे पास 4 बच रही हैं, 4 हमारे पास की बच रही हैं, 4 एट्रीब्यूट बच रहे हैं। तो वो 4 एट्रीब्यूट जो है हमारे, जो 4 एट्रीब्यूट है उन 4 एट्रीब्यूट में से जैसे अगर मैंने यहाँ पर ए रख दिया तो सीई ए हो गई, यहाँ पर बी रख दिया तो टोटल आपको पता है कितने कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन सकते हैं। या तो ए को रखा जा सकता है या तो एक रखा जा सकता है, या तो बी को यहाँ रखा जा सकता है या तो नहीं रख सकता। सी को और डी को, मतलब जितने भी बच रहे हैं सीई के अलावा जितने भी बच रहे हैं ए बी डी और एफ, इन चारों में से या तो रखा जा सकता है या तो नहीं। तो दो पॉसिबल कंडीशन है। मतलब सी तो स्टैटिक हो गया, ध्यान से समझो, रोल नंबर तो है लेकिन बाकी जितने नंबर हैं उनको या तो लिया जा सकता है साथ में या तो नहीं लिया जा सकता। तो वो आपके क्या बना देंगे, सुपर की। तो बचे हुए टोटल कितने हो गए यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल 16 पॉसिबल आपके पास सुपर की हो सकती है। कैसे हो सकती है वो मैंने आपको बताई। सी के साथ आपने ए को ले लिया या बी को ले लिया या ए बी को ले लिया या ए बी डी को ले लिया या ए बी डी एफ को ले लिया। तो इतने आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सुपर की को पता करने के लिए। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताइए। क्लियर है? मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ सुपर की कितनी आएगी, तो कैंडिडेट की जितनी है उनको आपने फिक्स कर दिया, बाकी की जो जगह बच रही है आपकी उसमें आप ऐड कर दो तो आपका आंसर पता चल जाएगा। क्लियर है? बाकी लोग बताएं जिनको डाउट है वो प्लीज बताइए। चलो देखो, बिल्कुल सेम ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पर सी डी ई है और आपके पास ए बी सी डी ई था। तो यहाँ पर आपके पास जो वो मिलेगा, क्या मिलेगा, इसेंशियल हो जाएगा ए बी। क्लियर है? चलो ज्यादातर लोग क्लियर ही लिख रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात। अब आपके पास जो इसेंशियल होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, इसेंशियल हो जाएगा ए बी। तो ए बी का सबसे पहले क्या करोगे, ए बी का सबसे पहले क्लोजर कंप्यूट करोगे। तो ए बी का क्लोजर अगर हम यहीं पर कंप्यूट कर लें, हम नीचे नहीं जाए, हम खुद ही कंप्यूट कर लें। ए बी से क्या मिलेगा, ए बी मिल गया। चलो ए बी का मैं यहाँ पर क्लोजर कंप्यूट कर रहा हूँ, लेट अस सपोज। सो ए बी का क्लोजर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए बी से सी पे जा सकते हैं, सी से डी पे जा सकते हैं और बी से ई पे जा सकते हैं। हो गया? तो यानी ए बी इसका एक क्या होगा, ए बी इसका एक प्राइमरी सॉरी कैंडिडेट की होगा। अच्छा, इकलौता कैंडिडेट की होगा, इसके अलावा और कोई कैंडिडेट की नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इसेंशियल है ना, इसेंशियल में अगर कोई ऐड हो रहा होना होता और उसके बाद मिलता, जैसे नीचे वाला केस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, डी वाला। तो डी के साथ ए बना दिया तो एक बन गया कैंडिडेट की, बी बना दिया। बट यहाँ पर क्या है कि जो लोग इसेंशियल हैं, जितने तुम्हारे पास इसेंशियल एट्रीब्यूट है, केवल और केवल वही जरूरी है तुम्हारे प्राइमरी की को बनाने के लिए। तो केवल अगर इसेंशियल वाले ही डिटरमाइन कर लेना तो अकेले वही तुम्हारी कैंडिडेट की होंगे। अब जल्दी से मुझे बताइए कि इसमें सुपर की कितनी होंगी। अब आप बताइए, आंसर दीजिए। हाउ मेनी सुपर कीज आर देयर? देखो क्या बताते हो, आंसर दो। हाउ मेनी सुपर कीज आर देयर? इस क्वेश्चन में हाउ मेनी सुपर कीज आर देयर, दिस पार्ट। डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ की। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की तो एक ही होगी, क्यों? क्योंकि वो इसेंशियल है। अगर केवल जितने लोग इसेंशियल हैं वही मिलकर डिटरमाइन कर देना तो एक्स्ट्रा हम लोग क्यों लाए? अगर एक्स्ट्रा उसमें ऐड करेंगे तो सुपर की बन जाएगा। सुपर की का नंबर पता करना है, टेक्निक आपको बता दिया। आंसर देखो कितने लोग देते हैं, 8 8 8 8 8 8 बता दी। 4 लोग बता दिए तो क्लास का रिप्रेजेंटेशन हो गया है। चलो अच्छी बात है, बता दिया सबने, कोई बात नहीं, गुड। क्लियर? तो हाँ देखो वही किया गया होगा, 8 आया होगा, 8 आया होगा, यस 8 आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। व्हाट इज द की ऑफ आर? आर की बतानी है। इसमें कुछ नाटक है? सेम वही है बेटा। देखो यहाँ पर आप
आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रिलेशन EFG होता है, कई बार इसमें बीच में मिस कर दे, मतलब EFG लिख के सीधे KLMN लिख दे, तो आपको ध्यान देना है कि कितने हैं, ऐसा क्वेश्चन में फंसाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो अब राइट हैंड साइड पे क्या नहीं है, देखो E नहीं है, E के बाद F नहीं है, G है, H है, क्या H नहीं है, I J K L M N, तो हमने क्या देखा, E नहीं है, F नहीं है और G नहीं है, E नहीं है, F नहीं है और G नहीं है, तो ये हमारे इसेंशियल हो गए। अब इसेंशियल का अगर क्लोजर कंप्यूट करें तो क्या आएगा, क्लोजर कंप्यूट करने में हमें आएगा EFG तो आ ही गया, EF से क्या मिल रहा है, G खत्म कहानी, F से क्या मिल रहा है, IJ, लो IJ भी आ गया, EH, H नहीं मिला अभी, K से क्या मिल रहा है, M, K तक पहुंचे नहीं क्या, H, अच्छा H भी है क्या, EFG तो है ही है, H होगा यार, यहाँ पर क्या होगा, H, भाई G तो है ना यहाँ पर, EF नहीं है और H नहीं है। अब देखो E और F से क्या मिल रहा है, EF से G मिल रहा है, EH से क्या मिल रहा है, KL मिल रहा है, तो KL हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो ऑलमोस्ट अगर तुम कंप्यूट करो तो तुम्हें दिख रहा है सब मिल गए। तो इस पर्टिकुलर का कैंडिडेट की क्या होगा, केवल EFG होगा, एक ही कैंडिडेट की होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पर M आ जाएगा और N आ जाएगा, तो कितने हो गए, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9 1 10, एक कौन बच रहा है, EFG, G तो हम कंप्यूट कर ही चुके हैं, ठीक, हाँ यहाँ पर G आ गया। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड पे देखा, जो इसेंशियल नहीं थे मतलब जो इसेंशियल थे उनका क्लोजर कंप्यूट किया, क्लोजर कंप्यूट करने पर अगर हमें वही मिल गया तो हमने क्या बोला कि तुम ही इकलौते हो जो कैंडिडेट की होगे, ठीक। अगर ये नहीं पूरा पड़ता तब क्या करना पड़ता, जो बच रहे हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ता। मैं फिर कह रहा हूँ वो वाली बात मैं आपको बताऊंगा, आगे करके दिखाऊंगा, अभी बात करने का मतलब नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। बाकी करते कैसे वो नीचे प्रोसेस आपको ADBD वाले केस में आपको बता दिया है, कॉम्बिनेशन अदर का चेक करके। तो कैंडिडेट की केवल EFG होगी, EFG इसकी कैंडिडेट की हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें सुपर की बताना है। सुपर की बताने के लिए क्या करना है, सुपर की बताने EFG क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, EFH लिखूं ना, EFH होगा। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द की ऑफ R, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन ट्रू हो गया, खत्म भाई। यहाँ पर केवल EF है नहीं, यहाँ पर EF के साथ EFHS के साथ KL है, ये समझो कैंडिडेट की पूछ रहा है, लेट अस सपोज की कैंडिडेट की पूछ रहा है, तो ये तो सुपर की हो गई, और E अकेला है तो ये भी नहीं हो पाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। सर जनरल टर्म में क्या लिख सकते हैं इसे, किसे बेटा, किसे जनरल टर्म में क्या लिख सकते हैं, आई थिंक तुमने कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था अदिति गल। भाई जितनी कैंडिडेट की हैं, जैसे अगर n तुम्हारी इसमें ऐसी हैं जो की बन रही हैं, n ऐसी हैं जो की बन रही, तो जितनी रेस्ट ऑफ द बच रही हैं 2 की पावर n-1 या 2 की पावर n बनेगा। क्वेश्चन में हो सकता है, ऑप्शन में कई बार दिया हो तो -1 इसलिए लिखा होगा, कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए नहीं बता रहा हूं, ठीक। तो अगर हमारे पास इतनी कैंडिडेट की हैं, अगर हमारे पास इतनी कैंडिडेट की हैं, ए बी हैं, तो जितनी बच रही हैं उसका 2 की पावर n है, ठीक, 2 की पावर n हमारे पास बचेगा, मतलब कैंडिडेट की को छोड़ के। और तुमने शायद जो पूछा था उसमें सब के सब थे, तो सब के सब थे, तो फिर तो कितने भी हो सकते हैं। ऑप्शन क्या गया था ये बताओ, n की पावर n था क्या, चल तो ये क्वेश्चन हुआ आपका, ठीक, ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, EFH हो गया, ठीक, ओके। वही 3 ये हैं, टोटल 10 थे, तो सबके लिए 2-2 चॉइस है, तो ऑब्वियसली बात क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली हो जाएगा कि आपका 2 की पावर 10, 2 की पावर 3 ये हो गए, 10 होते 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 128 होता है, आपको पता है 128। अगेन द क्वेश्चन इज कंसीडर द रिलेशन ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, तुम्हें दे दी गई है और आपसे क्या कहा जा रहा है कि इसका की बताओ, तो की बताने का तरीका ये देख लें। ये क्वेश्चन अच्छा है, व्हाट आर द, इसमें एक ऑप्शन दिया है, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा अलग है, बट है तो मोर और लेस सेम ही, बट आप देख के बताइए। पूछा जा रहा है कंसीडर द रिलेशन स्कीमा आर ए बी सी डी ई एच एंड द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी ए टू बी, बी सी टू डी, ई टू सी एंड डी टू ए, ठीक। व्हाट आर द कैंडिडेट कीज ऑफ आर, आर की कैंडिडेट की बतानी है, चलो जल्दी बताओ क्या हो सकता है, पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, आंसर आप बताएंगे।
देखो कितने लोग इसको जो सॉल्व करेंगे, मतलब समझ में आ गई ये बात। -1 जानते हो क्यों है -1? उसके पीछे रीजन है, -1 होने के पीछे रीजन है। मैं क्वेश्चन लगा दूं तो आप देखें। हाँ सर, क्लास में हूँ। हाँ, क्लास में ही बात करता हूँ। क्या ओपन हो गया भाई? हाँ, ये जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कॉपी लेके बैठा करो, क्योंकि मैं स्क्रीन चेंज करता रहता हूँ, फिर आप स्टक हो जाएंगे। A to B, B C to D, E to C, D to A, A B C D E F G, F नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, F नहीं है, A B C D E H है। लास्ट मेघा ने बताया A H B H और D H। बहुत सही बता दिए, 2 लोग बता दिए, अभी और लोग भी बता दें। चौथा चौथा ये क्या है मयंक? अच्छा, स्मॉल लेटर में लिखा, मैं कह रहा हूँ ये क्या है। ठीक 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 ठीक। चलो, सो कैंडिडेट की सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड साइड पे तुमको वही चेक करना है। क्या चेक करना है? ये चेक करना है भाई साहब की राइट हैंड साइड पे तुम्हारा इसेंशियल मतलब कौन है। तो हमने देखा तो ई और एच है, तो मतलब पता चल गया कि अगर की बनी तो उसमें ई एच होना ही होना चाहिए। पहले में है ई है तो है, बट एच नहीं है। दूसरे में एच नहीं है। तीसरे में 2 में तो ई एच था, तीसरे में नहीं था, तो गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? 4th वन हुआ। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? चलो, हाँ चलो, जो भी इसने पूछा था वो मैं 1 मिनट बता दूं। क्या जो -1 लिखा है वो क्यों लिखा होगा? -1 इसलिए लिखा होगा, जैसे देखो ए बी यहाँ पर लिखा है और तुम्हारे पास 1 2 3 है, तो टोटल तुम यहाँ पे तो 8 बना रहे हो। बट जब तुम बोलो 2 कंडीशन एक बार इसको लेने की, मतलब सी को लेने की, डी को लेने की और ई को, या 2 कंडीशन का मतलब या तो सी को लेना है तो नहीं लेना, डी को लेना है तो लेना है तो नहीं लेना, ई को लेना है या तो नहीं लेना। तो एक कंडीशन कौन सी बनेगी जब 3 के तीनों नहीं ली जाएगी? तो एन अगर बच रहा है तो 2n हो गया टोटल कंडीशन। टोटल में क्या क्या आता है? टोटल में आता है, अगर 2 की पावर तुम 3 रख रहे हो तो मतलब 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। तो 0 0 0 वाली कंडीशन को तो नहीं लो अगर सुपर की पूछ रहे हो। क्यों? क्योंकि ए बी जो है वो तो कैंडिडेट की है, ए बी अकेले सुपर की तो हो नहीं पाएगी। मेरी बात शायद ज्यादातर लोग को समझ में नहीं आई हो जो मैं बात कह रहा हूँ, फिर भी मैं एक बार और बोलता हूँ, समझने की कोशिश करना। कि हो सकता है कहीं तुमको पर ये क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल टाइप उस तरह टाइप में मिले, जनरल टर्म में, जैसा अभी अदिति ने पूछा, तो यहाँ पर हो सकता है आंसर में 2n की पावर -1 वाला सही मिले। क्यों? क्योंकि 2n तो पॉसिबल सारी की सारी कंडीशन बन जाएगी, बट हम जो यहाँ कंडीशन ट्रीट कर रहे हैं वो क्या कि या तो दूसरी वाली की को लें या तो नहीं लें, या तो दूसरे की नहीं, एलिमेंट बोलना चाहिए मुझे, या तो दूसरे वाले एलिमेंट को यानी एट्रीब्यूट को लें या तो नहीं लें, या तो लें या तो नहीं लें, या तो लें या तो नहीं लें। तो एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है जब 3 के तीनों को नहीं लिया गया। ठीक है? क्यों? क्योंकि वही उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ए बी तो केवल कैंडिडेट की होगी ना, बाकी आपने किसी को लिया ही नहीं। अगर किसी और को ले लेते हैं साथ में तो वो सुपर की हो जाता है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलो, हाँ सब लोगों ने आंसर सही बताया। सो इसके ऊपर और क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, नहीं नहीं इंक्लूड करना चाहिए था ना, सुपर की पूछ रहे हैं तो ए बी तो कैंडिडेट की हो गई, तो सुपर की कहाँ होगी? चलो, यहाँ पर देख लें कुछ अच्छा बात हो तो। कुछ नहीं, देखो ये क्वेश्चन तुमको बहुत जगह मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है इस कंसेप्ट समझाने के लिए है कि ईडी का अगर तुम यहाँ पर इस साइड राइट में ईडी नहीं दिया है, तो ईडी का अगर तुम कंप्यूट करो तो ईडी से तुम्हें क्या मिल रहा है? ई आई डी, ई नेम, ई सी टी, स्टेट। तो हम बोल क्या दे रहे हैं? हम बोल दे रहे हैं कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कैंडिडेट की होगा। अब इसके ईडी के साथ चाहे तुम जिसको ऐड करो, देखो यहाँ पर ईडी लिए थे, ईडी के साथ नेम को कर रहे हो, ईडी के साथ सिटी को कर रहे हो, ईडी के साथ स्टेट को कर रहे हो, सिटी स्टेट को कर रहे हो। तो ये कहने का ही मतलब था कि आपका कैंडिडेट की हो गया, बाकी किसी को ऐड कर रहे हो तो सुपर की हो गया। ये कंसेप्ट थोड़ा घुमा के था, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा वो सीधे सीधे था कि बाकी जो बच रहा है। ठीक, अब यहाँ पर भी एजी को कंप्यूट कर लिए, तो एजी से हमारा पूरे का पूरा मिल गया। तो एजी यहाँ पर, ये प्रीवियस एग्जाम्पल था, इस बार थोड़ा चेंज कर दिया हमने। ठीक, क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। देख रहा हूँ कुछ अच्छा क्वेश्चन है क्या इसमें। ए बी टू बी सी, ए बी सी जी ए जी। ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक, चलो अब नॉर्मलाइजेशन शुरू कर देते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए
अभी और करेंगे, परेशान मत होना। फंक्शनल डिपेंडेंसी पे और क्वेश्चन करेंगे कैंडिडेट की को पता करने के लिए। उस केस में जब केवल एसेंशियल एट्रीब्यूट एनफ नहीं है बाकी सब कुछ डिटरमाइन करने के लिए, वो केस पे भी हम लोग 2-4-5 क्वेश्चन कर लेंगे, एकदम याद हो जाएगा, परेशान मत होना। ठीक, अभी तक का सब मामला क्लियर हो तो आगे बढ़े हम लोग, प्रोसीड करें, या कुछ मन में हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, सीखे तो एसके भी होती है, कैंडिडेट की तो एसके भी होती है। ठीक, आगे बढ़े। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि कहीं पर तुमको 2n-1 जो सही दिख सकता है वो इसलिए दिख सकता है कि वो इस लॉजिक के साथ हो, बाकी लगा तुम लोग 2n ही ऑप्शन में है। ओके, चलो, तो अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन की जो कहानी थी, बेसिक कहानी, वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। पहले क्या बता दी थी कि नॉर्मलाइजेशन इज द डेटाबेस डिजाइन टेक्निक, जिससे हम करते क्या है, अपने टेबल की रिडंडेंसी को, देखो यहाँ पर लिखा है वही, रिड्यूस रिडंडेंसी एंड डिपेंडेंसी ऑफ डेटा। तो आप अभी केवल डिपेंडेंसी समझें, सॉरी रिडंडेंसी समझें, डिपेंडेंसी की बात मैं आपको जब समझाऊंगा तब आप उसको अपने डेफिनेशन में इंक्लूड कर लेंगे। अभी मैंने आपको केवल डिपेंडेंसी बताया था। इट डिवाइड्स, अब रिडंडेंसी जो रिमूव करता है बेसिकली उसके लिए करता क्या है कि बड़ी बड़ी टेबल को छोटी छोटी टेबल में ब्रेक करता है। याद करो वो एग्जांपल जिसमें मैंने आपको बताया था, स्टूडेंट की टेबल थी और डिपार्टमेंट की टेबल थी। तो मैंने कहा कि अगर स्टूडेंट और डिपार्टमेंट की टेबल मर्ज होगी तो क्या होगा, जैसे ही एक बच्चे का नेम इंसर्ट करना पड़ेगा हमें, उसके साथ हमें उसके ब्रांच का नेम, उसके एचओडी का नेम, उसमें नंबर ऑफ कुर्सी, नंबर ऑफ टेबल, ये सब एंटर करना पड़ेगा अगर टेबल में वो सब कॉलम है। बट अगर हमने टेबल को ब्रेक कर दिया तो हम इन चीजों से बच जाते हैं। क्लियर है बात, मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखो वही बात यहां पर लिखी है, डेटा डिपेंडेंसी और डेटा रिडंडेंसी, इन दोनों चीजों को रिमूव करने के लिए, हो सकता है तुमको ऑप्शन में कई बार कहीं कोई पूछ ले कि हाँ रिडंडेंसी तो रिमूव करता है नॉर्मलाइजेशन, इसके साथ और क्या करता है, तो डेटा की डिपेंडेंसी भी रिमूव करता है। ठीक, अभी समझ में आ जाएगी सब बातें, कोई बहुत टेंशन की बात नहीं है। सो एनॉमली, 3 काइंड ऑफ एनॉमली होती है, मतलब 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से हम लोग नॉर्मलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। बात को समझिएगा। इंसर्ट एनॉमली मतलब ऐसा कई बार हो सकता है कि आपको इंसर्शन में प्रॉब्लम हो, मतलब आपको बहुत सारा सरप्लस डेटा इंसर्ट करना पड़ रहा है। दिस रिफर्स टू द सिचुएशन बट इट इज इम्पॉसिबल टू इंसर्ट सर्टेन टाइप्स ऑफ डेटा इनटू डेटाबेस। तो कहने का क्या मतलब है कि ये बात समझिएगा मेरी, कि नॉर्मलाइजेशन का जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उससे हम रिडंडेंसी को रिमूव कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती थी, तो इन्होंने कहा 3 तरीके की प्रॉब्लम आती है अगर आप टेबल को नॉर्मलाइज नहीं रखते हो, मतलब आप अपने वहां से अगर रिडंडेंसी को रिमूव नहीं रखते हो, बहुत बड़ी बड़ी टेबल रखते हो जिसमें डेटा की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो 3 तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसको कोई बहुत डिटेल में समझने वाली बात नहीं है, आप समझ ही रहे होंगे कि अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी तो इंसर्ट करना भी मुश्किल है, डिलीट करना तो और मुश्किल है, और कोई चीज अपडेट करना है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये 3 तरीके की एनॉमलीज आती हैं। इन एन अननॉर्मलाइज्ड डिजाइन देयर आर 3 प्रॉब्लम्स दैट कैन अकर व्हेन वी वर्क विद द डेटा। तो टेबल अगर आपकी नॉर्मलाइज्ड नहीं है, अननॉर्मलाइज्ड है, बहुत बड़ी है, डिपेंडेंसी ज्यादा है, रिडंडेंट डेटा ज्यादा है, तो आपको इंसर्ट करने में भी प्रॉब्लम होगी, डिलीट करने में भी होगी और अपडेट करने में भी होगी। यही बात यहाँ पर बताई गई है। क्लियर है? द डिलीशन ऑफ डेटा लीड्स टू अनइंटेंडेड लॉस ऑफ एडिशनल डेटा दैट वी हैव हैड विश टू प्रिजर्व। मतलब कई बार डिलीट करते समय अगर आपका टेबल अच्छे से नॉर्मलाइज नहीं रहेगा तो आप डिलीट कुछ करना चाहते हैं क्योंकि उससे दूसरा डेटा एसोसिएटेड है, तो वो भी आपका डिलीट होता रहता है। क्लियर है बात, समझ गए? इसी तरह अपडेट में प्रॉब्लम आती है। दिस रिफर्स टू सिचुएशन वेयर अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ अ कॉलम लीड्स टू डेटाबेस इनकंसिस्टेंसी, where updating the value of a column leads to database inconsistency। तो अगर आपका डेटा अननॉर्मलाइज्ड रहता है, मैं फिर से वही बात आपको बता रहा हूं, अगर आपका डेटा अननॉर्मलाइज्ड रहता है तो ये 3 ऑपरेशन करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। दैट्स व्हाई वी शिफ्टेड टू द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, जिसको बेसिक अगर आपको एकदम अपने दिमाग में बिठाना है तो मतलब ये समझिए कि लार्जर टेबल को हमें स्मॉल टेबल में, यहीं पर सारा की पॉइंट लिखा है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट वी आर गोइंग टू लार्जर टेबल डिवाइड द लार्जर टेबल इनटू स्मॉल टेबल। ये हम एक टास्क करने वाले हैं इसमें, और इसके अलावा ये एक बात करेंगे, और इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं रिडंडेंसी को, डेटा डिपेंडेंसी को। ये 2 बातें हम लोग यहाँ पर करते हैं। डेटा डिपेंडेंसी को कैसे, क्या मतलब हुआ, ये सब बात अभी आपको समझ में आ जाएगी। सो अर्लियर एज आई टोल्ड यू देयर वर 4 or 5 एक्चुअली 6 काइंड्स ऑफ, हम बोले तो नॉर्मलाइजेशन है, बट आपसे कोई पूछे तो आप कैसे बताएंगे? हाँ बता देंगे कि 6 हैं, जिसमें से एक स्पेशल BCNF है, अदरवाइज 1NF
2NF, 3NF, 4NF एंड 5NF। BCNF 3NF और 4NF के बीच में लाई करता है। क्लियर है? चलो अब फर्स्ट NF को समझते हैं। अब फर्स्ट NF को समझने से पहले एक और मैं आपसे बात बताऊं कि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, फिर से रिकॉल कर रहा हूं कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज स्टेप वाइज प्रोसीजर। दैट्स मीन कि आपने 1NF लगाया तो टेबल को थोड़ा अच्छा किया, आपने सेकंड NF लगाया तो टेबल को और अच्छा कर दिया। तो मतलब अगर वो टेबल आपके तो 1NF में होगी, मतलब बड़ा वाला गोला आपको याद होगा जो सर्कल था, बड़ा वाला जो सर्कल था वो बाहर था 1NF, छोटा वाला सेकंड NF वाला अंदर था, 3NF वाला उसके अंदर था, 4NF वाला उसके अंदर था। क्यों? क्योंकि 4NF में है तो 1NF में, 2NF में, 3NF में तो होगा ही होगा। तो ये बात अपने दिमाग में आप ध्यान रखिए। एक डायग्राम जो आपको दिखाया था उससे आप ये चीज रिलेट कर सकते हैं। क्लियर है बात? अच्छा चलो यहां तक किसी को कोई डाउट? तो अब हम लोग 1NF को समझने चल रहे हैं। ठीक, 1NF को समझने के लिए क्लियर है ना भाई? कोई डाउट हो तो प्लीज बता दीजिएगा। यस सर चल रहा है। अच्छा ठीक। 1NF बहुत आसान। 1NF कोई मतलब तुम, इसीलिए हम लोग इतना प्रैक्टिकल कर चुके हैं कि आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगी 1NF की बात। 1NF ये कहता है बेटा, 1NF आपसे ये कहता है कि आप जब किसी भी रो और यहाँ पर रेड और ग्रीन जो लिखा हुआ है, ये जो रेड और ग्रीन लिखा हुआ है, ये इसको आप सेल बोलते हो। तो आप बोल रहे हो कि किसी भी सेल में दो वैल्यू नहीं आ सकती। अच्छा तुम कहोगे हम डाल सकते हैं, कैसे कैसे इंसर्ट हो सकती है? खुद सोचो। आपने कमांड अपने आप रन की है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और उसके बाद वैल्यू को सिंगल कोट में वैल्यू तुम इंसर्ट कर पाते थे। क्या तुम किसी कॉलम में दो वैल्यू इंसर्ट कर पाते थे? नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि ऐसा ही बनाया गया है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहता है, क्या कहता है, बात को ध्यान से सुनना, कि आपके यहां पर मतलब टेबल में, टेबल से मतलब है किसी एक सेल में जो वैल्यू होती है वो हमेशा एटॉमिक होती है। बस क्या बात बोली मैंने? First normal form definition: a database is in first normal form if it satisfies the following condition. It contains only the atomic value. Atomic बोलने वैल्यू बोलने का मतलब जैसे रेड और ग्रीन दो अलग अलग वैल्यू है। एटॉमिक मतलब आप समझ लॉजिकली वो एक यूनिट है। रेड मतलब एक चीज हो गई, ग्रीन मतलब दूसरी चीज हो गई। एक कलर रेड हुआ, एक कलर ग्रीन हुआ, तो एटॉमिक मतलब एक वैल्यू। तो आप कॉलम में केवल सेट करते हैं, अगर सब रखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग कुछ प्रोसेस करते हैं। क्लियर है? सो मैं आपसे क्या बात कह रहा हूं? मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 1NF आपसे ये कहता है कि आपके टेबल में जो वैल्यू इंसर्ट होगी वो एटॉमिक ही होगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ओके चलो अच्छा, तो पहले कमेंट बात समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक, 1NF क्या कहता है आपसे? 1NF कहता है कि आपके टेबल में एटॉमिक वैल्यू होगी। डन। चलो तो अगर हमें एक से ज्यादा वैल्यू रखनी है, जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्ट आईडी जो है, प्रोडक्ट आईडी ध्यान से देखो, टेबल बहुत काम की है। प्रोडक्ट आईडी मैंने कहा कि 1 है और 1 वाले में दो कलर आते हैं, एक रेड आता है और ग्रीन आता है, और आप कह रहे हैं कि एक में एक ही वैल्यू इंटर होगी। तो ये कैसे करें? फिर कैसे कैसे इसको फिल करें? तो फिल करने का तरीका ये है आपके टेबल में कि अब आपको इस टेबल को दो टेबल में ब्रेक करना पड़ेगा। ध्यान से देखो बेटा, इस टेबल को आपको दो टेबल में ब्रेक करना पड़ेगा। एंड आई अर्लियर टोल्ड यू नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लार्ज टेबल or the table having more dependency into the such tables which are having less dependency. Okay, so यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी 1 है जिसके लिए कलर आपका रेड और ग्रीन है, और 15.99 है। सो प्रोडक्ट आईडी 1 का प्राइस 15.99 है। तो आपसे मैंने कहा देखो 1 के लिए तो 15.9 है, कोई दिक्कत नहीं, 2 के लिए 23.9 है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर तो एक ही सिंगल वैल्यू है, एक तो ये हो गई। तो देखो अब इसमें गद्दारी वैल्यू आ रही है, तो 1 रेड के लिए भी है, 1 ग्रीन के लिए भी। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 1 रेड के लिए 1 ग्रीन के लिए,
2 येलो के लिए, 3 ग्रीन के लिए। जिस तरीके से ये आपका यहाँ पर डेटा है उसको आप कन्वर्ट करके इस तरह से टेबल बनाएंगे। सो अगर आपको दिख रहा है तो ये किस तरह का एट्रीब्यूट है? कलर एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। मल्टी वैल्यूड का मतलब कि जब एक कॉलम में 2 या 2 से ज्यादा तरह की वैल्यू आ सकती है, 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू आ सकती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सो इन केस ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट यू हैव टू जस्ट ब्रेक द टेबल लाइक दिस, कि आपने अदर जितने भी यहाँ पर टेबल हैं उनको उठा के तुम एक टेबल बना दोगे, और जो मल्टी वैल्यूड में प्रॉब्लम कर रहा है उसको उठा के तुम एक टेबल बना दोगे। क्लियर है बात? तो मल्टी वैल्यूड में जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको उठा के जब तुमने एक टेबल बनाई तो वहां पर क्या करोगे? एक बार इसके साथ रेड, एक बार इसके साथ ग्रीन, फिर 2 के साथ येलो, 3 के साथ ग्रीन, 4 के साथ येलो, 4 के साथ ब्लू, 5 के साथ रेड। बोलिए भाई, बात क्लियर हुई कि नहीं? 1NF समझ में आया या नहीं? जल्दी बताइए। नॉट क्लियर? हेलो? अरे यार, वॉइस ठीक हो गई? ओके ओके, वेरी गुड। अब चलो, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए इसको। यहां पर आपके पास इस टेबल में, इन द सेकेंड टेबल में तुम्हारा की क्या बन सकता है? ध्यान से देख के बताना। प्राइमरी की कौन हो सकता है? जल्दी बताइए। फर्स्ट टेबल में तो भाई ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, यहां पर प्रोडक्ट आईडी इसलिए ली ही गई है कि प्रोडक्ट आईडी यहां पर हमारे पास टेबल में प्राइमरी की थी। तो आप जो ओरिजिनल आपकी टेबल है वो ये है। देखो बात को समझिएगा, ओरिजिनल टेबल क्या, इस टेबल को आप ब्रेक कर रहे हो। सो ओरिजिनल टेबल आपकी ये है, कौन सी? ये वाली, जिसमें आपने सारे के सारे डेटा रखा, और जो आपका यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा था मल्टी वैल्यूड, उसको आपने तोड़ के यहाँ पर रख दिया। सो मल्टी वैल्यूड को जब आपने यहाँ पर रख दिया, तो अब ये बताओ, इसमें तो प्रोडक्ट आईडी ही रहेगी, इसमें तो प्रोडक्ट आईडी ही रहेगी इसकी प्राइमरी की। इसमें क्या बनेगी? जल्दी बताइए, देखूं कितने लोग आंसर कर रहे हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ, मुझे बताओ जल्दी से, इसमें कि इसमें प्राइमरी की क्या होगी? इस टेबल की प्राइमरी की क्या होगी? आंसर आ गया होगा अब तक आप लोग का। ओनली कलर, आईडी कलर। आई एम आस्किंग अबाउट दिस टेबल। लोग गलत बता रहे हैं कुछ। इस टेबल के लिए प्राइमरी की क्या होगी? अरे भाई, जो लोग कलर और आईडी बता रहे हैं, पहली बात तो तुम्हारी गलत इसलिए है क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला है कि प्राइमरी की कभी भी, अगर तुमने केवल बोला प्रोडक्ट आईडी या आपने बोला कलर, अगर आपने प्रोडक्ट आईडी बोला तो प्रोडक्ट आईडी के केस में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो भाई प्रोडक्ट आईडी के केस में अगर आप प्रोडक्ट आईडी को प्राइमरी की बोल दोगे तो इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ, it is repeating itself. Here it is 1, here it is 1, so it can't be chosen as the primary key. अगर कलर की बात करें, so here we are having with red, here we are having with green, here we are having with yellow, here we are having with yellow. So yellow is repeating twice, okay, and blue is also there. मतलब कोई भी दो वैल्यू अगर रिपीट हो रही तो कलर भी अकेले हमारा प्राइमरी की नहीं बन सकता। बट इफ वी सी द कंडीशन लाइक 1 red 1 green, so these two row are now different. 1 red 1 green, 1 red एक डेटा हो रहा है, 1 green एक डेटा हो रहा है, 2 yellow 3 green, 4 yellow 4 blue, 5 red. So what we can say that if we combine the product ID with color, then we that product ID and color is the प्राइमरी की ऑफ टेबल। क्लियर है बात? जल्दी से रिपीट आप आंसर करें इस बात को। इज इट क्लियर टू यू? नहीं समझ नहीं आ रहा, आप कौन सा रिफर कर रहे हैं? ओके, कंपोजिट की, हाँ जल्दी। अच्छा चलो ठीक है, अगर क्वेश्चन में डाउट हो तो आंसर बताइए। आंसर समझ में आया? जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आ गया? स्क्रीन फ्रीज है अभी, फ्रीज है स्क्रीन फ्रीज है अभी। अब सही है स्क्रीन? अब बताइए, क्लियर है ना जो बात? क्लियर हुआ या नहीं? बरजा ने बताया क्लियर है। यस क्लियर लिख दो बस, तो मैं समझ जाऊं, या मैं फिर से रिपीट करूं? मुझे बताओ, समझ आ गया? जुम्मन ने बोल दिया, और लोग बता दें। मनीष बता दो, अमन बता दो, ऐमान क्लियर है बेटा? ओके वेरी गुड। सो वी आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ व्हाट 1NF। सो 1NF का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास मल्टी वैल्यूड, देखो अब पूरे पॉइंट को मैं वो कर रहा हूं नटशेल,
इन नटशेल में आइए। सो इफ यू आर हैविंग एनी कॉलम विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टी वैल्यूड, कि उसमें जो वैल्यू आने वाली मल्टी वैल्यूड है, तो अगर इस तरह की तुमने टेबल बनाई तो आप क्या करिए, बाकी की पूरी टेबल को सेम रखिए, लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम कर रहा है, कौन प्रॉब्लम कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है कलर वाला कॉलम, या कोई भी जो मल्टी वैल्यूड जैसे फोन नंबर वाला, तो उसको उठा के प्राइमरी की के साथ एक दूसरी टेबल बना दो। मतलब यहां पर तो कई सारे टेबल प्रोड्यूस प्राइस वाली टेबल में तो कई सारे हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो तो ओरिजिनल टेबल थी। मान लो यहाँ पे 10 कॉलम है तो इस वाले में 9 कॉलम हो जाएंगे प्रोड्यूस प्राइस में, बट प्रोडक्ट प्राइस में, प्रोडक्ट कलर में क्या होगा, प्रोडक्ट कलर में इसकी प्राइमरी की और इन सारी वैल्यूज को अलग अलग करके, और इसकी जो तुम प्राइमरी की डिसाइड करोगे वो क्या करोगे, दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब प्रोडक्ट आईडी एंड कलर, सो इट विल बी हैविंग कंपोजिट प्राइमरी की। क्लियर है? ओके गुड। चलो, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर, सेकंड एनएफ के ऊपर। सो सेकंड एनएफ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर सेकंड एनएफ आपको बनाना है तो एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि वो फर्स्ट एनएफ में होना चाहिए। आई थिंक टाइम हो गया है, सेकंड एनएफ को हम लोग कल समझेंगे, ठीक है क्लास? ओके, कोई डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप करिए, कल हम लोग कोशिश करेंगे कुछ अच्छे फंक्शनल डिपेंडेंसी के क्वेश्चन करने में, और उसके बाद ये सब तो बहुत तेज खत्म होगा, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, फोर्थ एनएफ, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करिए। ओके, थैंक यू सो मच।